हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें पॉलिटी आता है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे, जो कि है द यूनियन पार्लियामेंट। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने जनरल अवेयरनेस में आपको पूरा करवा रहा हूं। ये हमारा अभिनंदन बैच चल रहा है और इसके बारे में मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। अब आपने अगर वो पहले लेक्चर नहीं देखा है तो उसका मतलब ये नहीं है आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहले इसको देख लेना, उसके बाद जाके उस वाले पार्ट को देख सकते हो। तो आखिरी क्लास में जो हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, उसके अंदर हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी थी। हमने देखा था लोकसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, राज्यसभा का कैसे होता है, कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होती है मेंबर्स की, डिस्क्वालिफिकेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन, इतना हमने पढ़ा था। आज हम जानेंगे जो एक्चुअल काम होता है ना पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर, विधायिका, जहां पे कि आपके कानून बनते हैं देश के। सेंटर लेवल पे होती है पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे होती है स्टेट असेंबलीज। ठीक है, इन दोनों का काम यही होता है कि आगे के लिए कानून बनाना। अब ये जो कानून बनेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है, जो ये बिल्स होते हैं ये एक्ट में कैसे बदलते हैं, कितनी रीडिंग्स होती हैं, किसके पास जाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, आज हम उन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। और आपके एग्जाम में अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आया तो 110% लगा के आओगे, इतना इजी बना दूंगा आपके लिए मैं ये टॉपिक। चलिए सीधा आते हैं मुद्दे पे, बाकी बातें क्लास के बीच में होती रहेंगी। देखते हैं कह रहा है कि बिल किस तरीके से पास होता है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब आपको जिसको नहीं पता है आज के बाद आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है पार्लियामेंट में ना सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरीज में बांटे तो दो तरह के बिल में हम बांट सकते हैं। मैं इसे यहां पे लिख देता हूं कौन कौन से। एक आप समझ लीजिए होते हैं पब्लिक बिल। क्या होते हैं? पब्लिक बिल। और एक होते हैं प्राइवेट बिल। एक होते हैं प्राइवेट बिल, अगर ब्रॉड कैटेगरीज में देखें तो। अब इनका मतलब क्या होता है? पब्लिक बिल को ही गवर्नमेंट बिल भी कह सकते हो। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। गवर्नमेंट बिल बोले तो अगर किसी मिनिस्टर ने किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया है, बिल है वो कानून, जो भी कानून बना नहीं है, बिल अभी रेज हुआ है, बाद में उसमें रीडिंग होगी, वोटिंग होगी, दूसरे हाउस में जाएगा, तब जाके प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर पाएगा और फिर वो एक्ट बनेगा। ठीक है ना? तो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करा है सरकार के ही किसी इंसान ने, जो कि मेंबर, जो एक मिनिस्टर है, ठीक है, तब तो उस बिल की वैल्यू सोचिए कितनी बढ़ जाएगी, है ना? तो उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल, और इसके पास होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि सोचिए मिनिस्टर ने एक बिल इंट्रोड्यूस करा है और हमारे यहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार का अगर बिल डिफीट हो जाए इसका मतलब सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि पब्लिक बिल डिफीट हो जाए। बात करें अगर प्राइवेट की, तो प्राइवेट मेंबर बिल एकदम ऑपोजिट होता है इसका। अब आप समझ गए होंगे, कोई ऐसा नॉर्मल मेंबर, ऑर्डिनरी मेंबर है किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है जो पावर में नहीं है। ठीक है ना? राज्यसभा में कोई मेंबर हो या लोकसभा में कोई मेंबर हो, एक नॉर्मल मेंबर, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट बिल। अगर उसने ये बिल इंट्रोड्यूस करा है तो इसके चांसेस पास होने के कंपैरेटिवली इससे कम होते हैं। समझ गए? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि पब्लिक बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कम से कम 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, जबकि अगर प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करना है 1 महीने का नोटिस जाता है। इसी में टाइम गैप आप समझ लीजिए। और इसके पीछे पूरी टीम होती है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं इस बिल की स्क्रूटनी करने के लिए, और ये इंडिविजुअल ही बनाता है, पेश करता है, तो उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती प्राइवेट बिल की। तो इन दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। अब कोई भी बिल हो, चाहे पब्लिक मेंबर ने करा हो, प्राइवेट मेंबर ने करा हो, उसको और बाइफरकेट करे तो कुल मिला के 4 कैटेगरीज में आप बिल को बांट सकते हो। कितनी कैटेगरीज में? 4 टाइप्स में। और वो कौन कौन सी है पहली से समझते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, आम बिल है ये। क्या होता है इसके अंदर? अगर आपसे पूछ ले इससे आर्टिकल कौन से रिलेटेड है तो इसके बारे में आर्टिकल 107 मिल जाएगा। और आर्टिकल 108 में इसको पास करने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट करा दिया, वाइस प्रेसिडेंट भी करा दिया है, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, से सारे लेक्चर आपको नीचे दी गई अभिनंदन बैच, समृद्ध सर, मेरा नाम समृद्ध है, तो उस नाम से आपको जनरल अवेयरनेस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपको बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं जिससे आपको आने वाले एग्जाम का एक पैटर्न, एक आइडिया पता लग जाएगा। सीजीएल के लिए हम पढ़ा रहे हैं, पर आप सीएचएसएल का भी एग्जाम आ रहा है, एमटीएस, एफकैट, सीडीएस, सबके लिए प्रिपेयर कर सकते हो यहां से।
फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर मैं बात करूं तो ये उस मैटर से रिलेटेड होता है जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स में नहीं आता। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिल जो मनी मैटर से रिलेटेड नहीं, कॉमन बिल, जैसे भी फार्मर बिल आया था, सीए एनआरसी के पीछे प्रोटेस्ट हुए थे, तो उस टाइप के बिल्स जिसका मनी से कुछ लेना देना नहीं है, पैसे से लेना देना नहीं है, क्योंकि मनी बिल को पास करने का तरीका अलग होता है। तो ये है ऑर्डिनरी बिल, सिंपल बिल, समझ गए। दूसरे टाइप के बिल होते हैं, अभी इसको और चर्चा करेंगे इसके बारे में कि कौन इंट्रोड्यूस करता है, कैसे पास होगा। मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल वो बिल होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होते हैं, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह। और ये आर्टिकल बाय हार्ट याद रखना, पेपर जो आपका होता है एसएससी का, उसका फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई आर्टिकल 110 किससे रिलेटेड है, तो ये मनी बिल से रिलेटेड है। एक आर्टिकल 110 पूछता है बार बार, एक आर्टिकल 112 आपसे पूछता है जिसके अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट आता है, समझ गए। बजट भी पार्लियामेंट में ही पास होता है। फाइनेंशियल बिल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वो सारे फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जो मनी बिल के अंदर नहीं आते हैं। अब मनी बिल की कोई डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 110 में कि ये चीजें होंगी किसी बिल में, तो ये मनी बिल होगा। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस पर डिसीजन किसका फाइनल होगा, आखिरी क्लास में बताया था, लोकसभा के स्पीकर का, ठीक है ना। तो आर्टिकल 110 वाली चीजें इस बिल में नहीं होंगी, पर ये भी फाइनेंस से रिलेटेड होगा, ये होता फाइनेंशियल बिल। इसको पास करने का अलग तरीका होगा, सारे पता लग जाएंगे अभी आपको। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो संशोधन करने के लिए, किसी आपको संविधान में संशोधन कर रहे हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 368 में लिखा है। यह आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस पीपीटी में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके लिए लिखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको पीपीटी सारी टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये है 4 कैटेगरी के बिल। अब एक एक बिल को हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, जानते हैं क्या प्रोसीजर होता है और एग्जाम में क्वेश्चन कहां से बनता है, ठीक है जी। कोई भी ऑर्डिनरी बिल हो, ऑर्डिनरी बिल से मैंने आर्टिकल बताया आपको, आर्टिकल 107। अगर कोई भी ऐसा बिल है, ठीक है ना, ऑर्डिनरी बिल है, तो उसको पास होने के लिए कुल मिला के 5 स्टेजेस से गुजरना होगा। अब वो 5 स्टेजेस क्या होंगी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 स्टेजेस लिखी हुई हैं, 5 स्टेजेस पार्लियामेंट में, जब तक कि वो एक्ट नहीं बन जाता, तो ये 5 स्टेजेस होंगी। अब आपसे पूछे ऑर्डिनरी बिल, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किस हाउस में रेज हो सकता है, कहां पे इनिशिएट किया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा से भी उठ सकता है कोई किसी तरह का ऑर्डिनरी बिल, और राज्यसभा से भी उठ सकता है, कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, कोई पब्लिक मेंबर भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे आ जाता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर, और ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, समझ गए। उसके बाद उस बिल के ऊपर रीडिंग होती है। मान लीजिए लोकसभा में वो बिल उठा, अब उस बिल के ऊपर कुल मिला के उसकी 3 रीडिंग्स होंगी। पेपर में पूछेगा एक बिल को पास होने के लिए एक हाउस में कितनी रीडिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। तो कितनी रीडिंग होगी, 3 रीडिंग होंगी। इसको और बाइफरकेट करें तो जैसे पहली रीडिंग के अंदर तो गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर ये छपता है, कोई वोटिंग नहीं होती उसमें। सेकंड रीडिंग में उसमें थोरो डिस्कशन होता है, अलग अलग कमेटी बिठाई जाती है, डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज उसको पढ़ा जाता है, उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और थर्ड रीडिंग फाइनली होती है उसकी वोटिंग कि ये बिल को पास करना है या रिजेक्ट करना है। जब ये 3 रीडिंग से गुजर जाएगा, तो देखिए जब ये 3 रीडिंग से गुजर जाएगा, 3 रीडिंग हो गई, तो बिल को फिर दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, सेकंड हाउस में बिल जाता है। लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा में, राज्यसभा से 3 रीडिंग हो गई तो लोकसभा में आएगा। सेकंड हाउस में जैसे ही बिल जाएगा तो बिल दोबारा से उन्हीं 3 रीडिंग से गुजरेगा। उस हाउस में भी तो 3 रीडिंग चाहिए ना, तो वो भी रीड करेंगे, डिसाइड करेंगे उस बिल के साथ क्या करना है। अब सेकंड हाउस ने 3 रीडिंग कर ली, फिर उसके पास में क्या ऑप्शंस होते हैं वो आप समझ लीजिए। तो 4 तरह के एक्शन ले सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा के पास गया, अब उसके पास 4 क्या एक्शंस हैं। सबसे पहला तो ये कि वो बिल को एज इट इज पास कर दे जैसा कि पहले हाउस से आया था, बिना अमेंडमेंट के। उन्हें बिल पसंद आया और वहां पे एक सिंपल मेजोरिटी से या जैसी भी मेजोरिटी चाहिए, तो बिल वहां से हो गया पास, ठीक है। तो इसमें तो खेल ही खत्म, इजीली हो जाएगा सब कुछ और सीधा प्रेसिडेंट पे चला जाएगा। दूसरा केस क्या होता है, दूसरे हाउस से बिल पास नहीं हो रहा, उसने क्या करा, उसने कहा बिल तो ठीक है पर इसमें हम कुछ अमेंडमेंट्स करवाना चाहते हैं, तो इस बिल को हम वापस से रिटर्न कर रहे हैं फर्स्ट हाउस को, आप एक बार रिकंसिडरेशन इसका कर लीजिए, तो ये भी कर सकता है।
तीसरा ऑप्शन वो क्या कर सकता है, बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकता है दूसरा हाउस, उसे बिल समझ ही नहीं आया, वहां से पास ही नहीं हुआ, तो बिल हो गया रिजेक्ट। या चौथा क्या हो सकता है कि वो बिल को पेंडिंग रख के बैठा हुआ है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, ना उस पर वोटिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। अब इसके लिए भी एक टाइम लिमिट होती है कि मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक ऐसे बैठा जा सकता है इस बिल के ऊपर, ठीक है। इस बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया। अगर 6 महीने गुजर जाते हैं फिर प्रेसिडेंट का रोल आता है। क्या रोल आता है अभी देखते हैं। चलिए, अब सेकंड हाउस ने क्या करा, बिल पास कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो फिर वो देखेंगे अमेंडमेंट करनी है नहीं करनी। पर अगर उसने बिल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर उस बिल पे कोई एक्शन ही नहीं लिया, कितने टाइम तक, 6 महीने तक, 6 महीने तक, तो अब वो घड़ी आ चुकी है जब इसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा एक डेडलॉक। डेडलॉक मतलब बिल अटक गया है। अब इस बिल को पास कराने के लिए प्रेसिडेंट एक कोशिश करता है, उस कोशिश को हम जानते हैं जॉइंट सिटिंग के नाम से। किस नाम से, जॉइंट सिटिंग के नाम से, जो कि आर्टिकल नंबर 108 बताता है आपको, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा जॉइंट सिटिंग कब होता है, जब बिल में डेडलॉक लगता है। तो जॉइंट सिटिंग को समन कौन करता है, यानी बुलाता कौन है जॉइंट सिटिंग को, तो आपका जवाब होगा प्रेसिडेंट। आपका क्या जवाब होगा, प्रेसिडेंट। और अब साथ में बैठ के उस बिल पे चर्चा करके उसको पास किया जाएगा, या फिर देखेंगे वोटिंग के बाद पता लगेगा कि क्या होता है। तो उस जो वाली जो मीटिंग होगी जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठी हैं, तो उस मीटिंग के ऊपर कौन प्रिसाइड करेगा, कौन ऑफिसर बैठेगा उस पूरे मीटिंग के ऊपर, तो वो होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। चेयरमैन नहीं बैठेगा राज्यसभा का, स्पीकर ही बैठेगा। अंडरस्टूड। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर बैठेगा। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तब जाके चेयरमैन को बिठाएंगे, और चेयरमैन भी एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है जी। तो ये कहानी है, आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हो गई, 3 रीडिंग हो गई, दूसरे हाउस से बिल पास हो गया, उसके बाद में बिल पहुंचेगा आपके प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं उस बिल को लेकर के, और जो ऑप्शंस प्रेसिडेंट के पास हैं, जो चॉइसेस प्रेसिडेंट के पास हैं, तो उसी में से आती हैं उसकी वीटो पावर्स। क्या आती हैं, वीटो पावर, जो कि आर्टिकल नंबर 111 में दे रखी है। आर्टिकल 111 में बताया हुआ है प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या चॉइसेस हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास में बिल आया, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, पहला कि वो बिल को बिल्कुल साइन कर दे, एसेंट दे दे, हो गया पास, कोई दिक्कत नहीं, उसी दिन से बिल एक कानून बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, ये प्रोसीजर समाप्त हो जाएगा। दूसरा, वो बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता और विदहोल्ड इज एसेंट, अपने हस्ताक्षर को रोक देता है, उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लेता। तो इसको हम जानते हैं पॉकेट वीटो के नाम से, पॉकेट वीटो, यानी बिल को पॉकेट में डाल के भूल गया। और संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने पीरियड तक बिल को एक्शन नहीं लेगा, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद में एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, अच्छे से समझाया प्रेसिडेंट में। तो जब आप प्लेलिस्ट देखोगे 20, 22, 23 कुछ लेक्चर हैं उस पूरी प्लेलिस्ट में, तो वो आप देख लो, आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा खासा प्रिपेयर हो रहा है। वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी करवा चुका हूं, उसके PYQs करवा चुका हूं, कुछ दिन अभी पॉलिटी चलेगी, अभी PYQs भी लेके आऊंगा, और फिर उसके बाद में हम स्टैटिक जीके वगैरह शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो 79 डेज में हमने आपको पूरा कोर्स करवा देना है, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं मोस्ट वेलकम, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है जी। रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज, यानी कि अब प्रेसिडेंट भी क्या कह रहा है कि बिल यार मेरे को ना पूरी तरीके से सही नहीं लग रहा, कुछ कुछ हिस्सा सही है पर मैं चाहता हूं कुछ हिस्सा चेंज हो जाए, तो कुछ अमेंडमेंट चाहता है, तो वो चाहता है कि इसको रिकंसीडर कर लो, आप वापस से पार्लियामेंट के पास भेज देगा। तो जब प्रेसिडेंट ऐसा करता है तो इसका मतलब होता है उसने अपनी सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज करी है। और एक बार प्रेसिडेंट ने बिल वापस भेज दिया पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट क्या करती है, प्रेसिडेंट की बात सुने या ना सुने वो पार्लियामेंट की अपनी चॉइस है, ठीक है। वो हो सकता है वैसे का वैसा ही बिल पास कर दे वापस से प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट पे कोई चॉइस नहीं होती, प्रेसिडेंट को उस बिल पे साइन करने ही करने पड़ेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है।
ये हमने जान लिया ऑर्डिनरी बिल के बारे में। अब आपको सारी चीजें पता लग गई हैं कि ऑर्डिनरी बिल कितनी रीडिंग, हाउस के पास जाएगा, सेकेंड हाउस में क्या चॉइसेस हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, और अब बिल एक्ट बन चुका है। तो ये कहानी थी आपके ऑर्डिनरी बिल की। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। किसी भी तरह का डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बिल की, जिसे हम कहते हैं मनी बिल। इसके अंदर सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। मनी बिल को पास करना की पूरी पावर लोकसभा के पास होती है। क्यों? क्योंकि मनी बिल के अंदर वो पैसा इन्वॉल्व है जो कि आम जनता का है। तो ऐसे ही ना थोड़ी हम इतनी आसानी से सबके हाथ में दे दे ये पावर। तो एक्चुअल में पावर लोकसभा के पास इसलिए रहती है क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर्स बैठे हैं वो डायरेक्टली आपके द्वारा चुने गए हैं। तो आपके पैसे को किस तरीके से सरकार को यूज करना है, तो यह भी पावर लोकसभा के पास रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? इसके पीछे क्या लॉजिक होगा कि मनी बिल की ज्यादा पावर लोकसभा के पास है। अब कैसे है वो जानते हैं। मनी बिल की डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110। सच बता रहा हूं, इसको अपने दिमाग में गुदवा लेना अंदर तक, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बना है। आर्टिकल 110 में। अब मनी बिल का क्या होता है ना, ये मनी बिल का मतलब होता है वो बिल जो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है। यानी कि कोई टैक्स लगाना है, कोई टैक्स हटाना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे क्या अप्रोप्रिएशन करना है, कौन से पैसे को कहां लगाना है, बजट फाइनल होता है, देखा ना उसमें अप्रोप्रिएशंस होती हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के से रिलेटेड होता है मनी बिल। और उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके सामने लिख दिए कि आर्टिकल 110 में एक्चुअली लिखा गया है। इसके अंदर लिखा है इंपोजिशन, कोई टैक्स को लगाना है, हटाना है, कम करना है, ऑल्टर करना है, रेगुलेट करना है किसी भी तरह के टैक्स को। ठीक है, कोई नया टैक्स लगाना है, जीएसटी था जैसे, दैट वाज अ मनी बिल। समझ रहे हो? तो ये कहानी है। तो ये हो गया मनी बिल की एक डेफिनेशन। दूसरा क्या लिखा है? कोई बोरोइंग है पैसे की जो यूनियन गवर्नमेंट को करनी है, गवर्नमेंट को कुछ पैसा बोरो करना है किसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर एग्जांपल, तो वो आ गया मनी बिल में। अब कस्टडी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब जिनको नहीं पता है फटाफट से बता देता हूं। टोटल देखिए सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह के फंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको पेन दूसरा यूज करते हैं, इससे करते हैं एक सेकंड। आई होप ये विजिबल होगा। ठीक है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक आप ये याद रखेंगे, ये है सारा खजाना। ठीक है, जिसमें आप लोगों का टैक्स का पैसा सारा इस फंड में जाता है और गवर्नमेंट उसे फिर आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स में आपके लिए इस्तेमाल करती है। तो ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इससे रिलेटेड आर्टिकल आपसे पेपर में जरूर पूछेगा। तो ये आर्टिकल बाय हार्ट याद रख जाओगे आप। आर्टिकल 266 का पार्ट 1 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है। तो इस फंड में क्या आता है मैंने आपको बता दिया। जितना भी लोगों का पैसा होता है, टैक्स या नॉन टैक्सेबल इनकम होती है सरकार की, सीएफआई में आती है। उसी तरीके से एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। क्या होता है भाई? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 267 में आता है। इसका मतलब होता है कोई बुरे वक्त में सरकार को एक इमरजेंसी फंड बना के रखना पड़ता है, जिसमें हमेशा 500 करोड़ का अमाउंट रहता है। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का। और इस कंटिजेंसी फंड की जो एक्चुअल पावर होती है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो ये हो गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आता, लेकिन वो पब्लिक का ही पैसा है, तो वो आता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में, पब्लिक अकाउंट्स फंड में। समझ गए? तो ये 3 तरह के फंड होते हैं। अब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कस्टडी, कोई भी पैसा निकालना है इस फंड में से, तो ये भी एक तरह का मनी बिल है। समझ रहे हो? ये मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पॉलिटी एकदम बस जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एप्रोप्रिएशन। किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से पैसा निकाल के लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एप्रोप्रिएट करा जा रहा है अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ये भी मनी बिल के अंदर आएगा। और ये डेफिनेशन मैं नहीं कह रहा, ये डेफिनेशन आर्टिकल 110 में लिखी हुई है। ठीक है जी। अब क्या होता है, जितनी भी सैलरीज वगैरह होती है ना, जजेस की सैलरीज, प्रेसिडेंट की, और जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट उठा लो, तो उसे बोलते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसका क्या फॉर्मूला है? जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होते हैं ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसमें सैलरीज वगैरह आ जाती हैं, क्या क्या आएगा उसके अंदर, तो वो भी डिसाइड पार्लियामेंट करती है।
तो वो ना वोटिंग के अंडर नहीं आती, मतलब उसे बार बार वोट नहीं कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पास नहीं कराना पड़ेगा, वो सैलरीज है वो जाएंगी जाएंगी। अगर ऐसा कोई अमाउंट चार्ज एक्सपेंडिचर में डालना है सीएफआई के अंदर, तो समझ रहे हो मेरी बात, तो ये भी एक तरह का मनी बिल ही होगा। तो आपको मोर और लेस समझ में आ गया कि मनी बिल के बारे में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रही हैं ये चीजें, आप देख रहे होगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पिछला लेक्चर पहले देखना पड़ेगा जाके, आपने यहां तक लेक्चर देखा है तो इसको पूरा खत्म करना, पर इससे पहले वो वाला लेक्चर भी देख लेना, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, अलग से लिंक नहीं मिलेगा, पर वो प्लेलिस्ट है, हर टीचर की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, साइंस की मिलेगी, और मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर ऊपर मिल जाएगी। उसी में नीचे देख लेना, सबसे लास्ट लेक्चर होगा पार्लियामेंट, और उससे पहले के सारे लेक्चर्स कर लोगे तो सोने पे सुहागा, जनरल अवेयरनेस में मास्टर कर लोगे आप। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब मनी बिल की बात आती है। समझ तो आ गया भाई कि मनी बिल में आता क्या है, तो अब इसे पास कैसे किया जाएगा। इसका केस ऑर्डिनरी बिल से एकदम अलग है, लिखा है ना, अनलाइक ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा बिल ऐसा है जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। जवाब आपके सामने है, मनी बिल। और मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक पहले रिकमेंडेशन, एक पहले कंसेंट जरूरी होता है प्रेसिडेंट का। यानी प्रेसिडेंट को पहले वो बिल दिखाना पड़ेगा कि ये मनी बिल है, इसे अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी प्रेसिडेंट को पहले से पता है क्या है वो मनी बिल। समझ गए। तो पूछेगा प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की किस तरह के बिल में जरूरत पड़ती है, तो मनी बिल में पड़ती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लोकसभा में ही उठा ये बिल और लोकसभा उसी तरीके से इस बिल को पास करेगी, 3 रीडिंग वगैरह वगैरह वगैरह, और बिल को उसने पास कर दिया। ठीक है, अब बिल लोकसभा से तो पास हो गया, जब वो आगे पहुंचा राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा पे बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी पावर होती है मनी बिल को लेकर के। क्या पावर होती है? वो मनी बिल को ना रिजेक्ट कर सकता, ना अमेंड कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। राज्यसभा ठन ठन गोपाल होता है। ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा उस बिल को 14 दिन तक रोक सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब राज्यसभा के पास मनी बिल आया, वो ये नहीं बोल सकता हमें मनी बिल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है ना, उसका कुछ नहीं सुनी जाएगी। राज्यसभा प्यार से ये बोल सकता है ये हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, आप मानोगे मालिक तो बढ़िया होगा, लोकसभा को वापस दे देगा। लोकसभा की मर्जी है कि उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने, बिल वहीं की वहीं आगे पहुंच जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो यानी कि पेपर में क्या सवाल आएगा, राज्यसभा मनी बिल को ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। अगर 14 दिन के बाद भी रोका तो क्या होगा? 15वें दिन से यह बात हो जाएगी कि द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। 14वें से 15वें दिन लगा नहीं कि वो बिल अपने आप पास हो जाएगा दोनों हाउसेज से। तो मनी बिल को लेकर के ऑलमोस्ट 0% पावर होती है राज्यसभा के पास। फिर वो बिल जाता है किसके पास? वो बिल जाता है लोकसभा। देखिए लिखा है ना कि वो माने या ना माने अमेंडमेंट्स जो दिया राज्यसभा ने, उनकी मर्जी है। एक बार बिल दोनों हाउसेज से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाएगा। अब प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ 2 एक्शन ले सकता है मनी बिल के ऊपर, जबकि आपने देखा था ऑर्डिनरी बिल में वो 3 एक्शन ले सकता था। तो 2 एक्शन कौन से? या तो वो बिल पे साइन कर दे, या फिर बिल नहीं पसंद आया तो विदहोल्ड कर सकता है, रोक सकता है। हालांकि मनी बिल डिफीट नहीं होता। अगर मनी बिल डिफीट हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? और मनी बिल भी ऐसे कोई नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता, सरकार का यानी पब्लिक बिल होता है। तो विदहोल्ड कर सकता है एसेंट को, ठीक है, पर इस बिल को वापस से रिटर्न नहीं भेज सकता कि रिटर्न कर रहा हूं मैं, यानी कि वो सस्पेंसिव वीटो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पेपर में ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसा कौन सा बिल है जिसमें प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो को यूज नहीं कर सकता? दैट इज मनी बिल। क्यों? क्योंकि पहले प्रायर रिकमेंडेशन से ही तो लाया था ना, तो बेवकूफी होगी प्रेसिडेंट की वापस कर दे तो। समझ गए मेरी बात? ये थी कहानी मनी बिल की। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जाओ और पूछ लेना। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो भी वहां पे बताना कि हमें लेक्चर अच्छा लगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना आपने, ठीक है जी। फाइनेंशियल बिल की बात कर लेते हैं। 110 हो गया आर्टिकल, ठीक है, 107 108 पढ़ लिया। आर्टिकल 117 इसे भी बिल्कुल याद करके जाना, फाइनेंशियल बिल कौन से आर्टिकल में आता है। अब फाइनेंशियल बिल की भी 2 कैटेगरी होती है, आर्टिकल 117 में पार्ट 1 और एक होता है 3 में, ठीक है। 2 तरह के फाइनेंशियल बिल होते हैं। फाइनेंशियल बिल का बेसिक मतलब वो होता है, देखिए
जितने भी मनी बिल होते हैं वो सब फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए वो सारे फाइनेंशियल बिल होते हैं। यानी कि हर मनी बिल एक फाइनेंशियल बिल होता है, ये बात आपको पता लग गई। पर हर फाइनेंशियल बिल एक मनी बिल नहीं हो सकता, ठीक है। हर फाइनेंशियल बिल एक मनी बिल नहीं होता। फाइनेंशियल बिल का मतलब यह होता है कि वो वाले मैटर से रिलेटेड हो जो आर्टिकल 110 में तो है ही है, पर आर्टिकल 110 के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं, बेशक फाइनेंस से रिलेटेड है पर आर्टिकल 110 की डेफिनेशन से बाहर लाई कर रही हैं, तो उसे फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में हम डाल देंगे। ठीक है, सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये होते हैं फाइनेंशियल बिल। अब फाइनेंशियल बिल को भी पास करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, और हां, बिल कौन सा बिल है, वो मनी बिल है या नहीं है, इस पर डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा, लोकसभा का चेयरमैन नहीं करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है। अब फाइनेंशियल बिल के साथ भी कुछ चीजें सेम है, जैसे कि ये वाला बिल भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल की तरह, ठीक है, और इसके लिए भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का। तो फाइनेंशियल बिल में यहां तक तो कहानी सेम है। चेंज कहां होती है? चेंज यहां होती है कि राज्यसभा पे पूरी पावर है, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, पर राज्यसभा पे पावर है, वो उसे अमेंड भी कर सकती है, उसे रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, जो कि मनी बिल के केस में नहीं था, यानी फाइनेंशियल बिल के केस में राज्यसभा पे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पावर है। और इस बिल पे भी अगर डेडलॉक लग गया तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग करवा सकता है। तो आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा बिल है जिस पे प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग नहीं करवा सकता? तो मनी बिल है। मनी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग करा के फायदा क्या? राज्यसभा की चलती नहीं। तो इस केस में जरूर करवा सकता है ज्वाइंट सिटिंग। कौन करवाएगा? समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। कब करेगा? डेडलॉक लग गया तो। उस ज्वाइंट सिटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे? स्पीकर होंगे। और फिर प्रेसिडेंट पे बिल जाएगा, वो चाहे उसे एसेंट दे दे, चाहे विदहोल्ड कर ले, या फिर रिटर्न कर दे रिकंसिडरेशन के लिए। समझ गए मेरी बात? ऑर्डिनरी बिल आ गया समझ, मनी बिल आ गया, फाइनेंशियल बिल आ गया। बड़े इत्मीनान से मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि ये चीजें जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है ना। अब कहानी बताता हूं मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, यानी संविधान में किसी भी तरह का संशोधन करना है तो उसका कुछ तरीका है। तो ये बिल वही है, संविधान में कुछ संशोधन करना है तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, जिस हाउस में वोटिंग हो रही है कि इस बिल को पास करे या ना करे, तो कुछ ऐसे बिल्स होते हैं अमेंडमेंट के लिए जिसमें कि आपको सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़े, कुछ ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़े, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड कैटेगरी की जरूरत पड़े। अभी ये सब क्या है मैं आपको बताता हूं, पर इससे आपको पता लगता है कि ना तो हमारा संविधान ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना ही ज्यादा रिजिड है। यानी कि संविधान को आप चेंज भी कर सकते हो अमेंडमेंट के थ्रू, पर इतनी आसानी से भी चेंज नहीं कर सकते। यानी चेंज कर सकते हो इसका मतलब फ्लेक्सिबल तो है पर रिजिड भी है। समझ रहे हो कि इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, इतने सारे प्रोसीजर है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, नई स्टेट बनाना, ये सारी पावर पार्लियामेंट के पास होती है और वो एक सिंपल मेजॉरिटी से इस काम को कर सकती है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आता है। दूसरा, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में कुछ अमेंड करना है या फिर किसी और चीज में अमेंड करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह के अमेंडमेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी आपको पता है, हाउस में जितने लोग, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें जितने लोग बैठे हैं उसका 50% +1, तो इतना हो गया सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, जबकि जो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, जिस हाउस में भी वोटिंग हो रही है वहां पे होता है 2/3 मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी से कम नहीं होना चाहिए, यानी 66.66% से +1। ठीक है, जितने मेंबर प्रेजेंट है, वोटिंग है, उसका इतना परसेंट। तो ये पास करना ज्यादा इजी होगा, ये वाला मुश्किल हो जाएगा। और इससे भी मुश्किल हो जाएगा क्या? दूसरे टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी। एक स्पेशल मेजॉरिटी होती है बिल को पास करने के लिए, कौन सी वाली? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ सेकंड टाइप। इसमें क्या होता है कि आपको पार्लियामेंट से 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जिन पे स्टेट लेजिस्लेचर है, उनकी 50% स्टेट्स, फॉर एग्जांपल हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो कम से कम 14 स्टेट्स का अप्रूवल भी चाहिए।
ठीक है, और 14 स्टेट से जो अप्रूवल आएगा वहां पे पास होगा ये सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से। तो ये हो गई सेकंड काइंड की स्पेशल मेजोरिटी। और इस तरह के प्रोसीजर को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के लिए जो ये दो स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट काइंड और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ सेकंड काइंड, विच इन्वॉल्व्स स्पेशल मेजोरिटी इन द हाउस प्लस 50% रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 368 में मिलेगा, ये प्रोसीजर, अमेंडमेंट प्रोसीजर। समझ गए? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 368 इस बिल को आप किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस, राज्यसभा हो लोकसभा हो, पर वहां पे डिपेंड करता है कौन सी अमेंडमेंट है, तो स्पेशल मेजोरिटी लगेगी या सेकंड काइंड की लगेगी। स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा और इस तरह के बिल में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता, या फिर मनी बिल में। अब देखिए क्या क्या याद करा, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल, इसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। तो मैं यहां लिख देता हूं ऑर्डिनरी बिल प्लस फाइनेंशियल बिल, तो इसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, इसमें पॉसिबल है। पर जहां पे बात आ गई मनी बिल की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, ठीक है, तो इसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ज्वाइंट सिटिंग, एक बार बिल फेल हो गया तो हो गया, खत्म हो गई बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखनी है। पेपर में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो इसी के बीच में से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि यार देख रहे हैं हम, लोकसभा की पावर कहीं ना कहीं राज्यसभा से ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम देखते हैं कि भाई राज्यसभा के पास भी तो कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए ना जो लोकसभा पे नहीं है। तो कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स हैं राज्यसभा के पास, और पेपर में इन्हीं पावर्स को वो आर्टिकल की फॉर्म में पूछ लेगा। सिर्फ 3 पावर ऐसी होती है जो बाकी में तो कई जगह पे आपको मिलेगी राज्यसभा की पावर इक्वल है, जैसे ऑर्डिनरी बिल का केस है, ठीक है। कुछ में मिलेगी कि कम है, जैसे लोकसभा के अंदर मनी बिल वाला केस है। और कुछ ऐसी जगह है जहां राज्यसभा की पावर थोड़ी सी प्रायोरिटी में रहती है लोकसभा से, तो कौन सी है? तो कुछ एक्सक्लूसिव पावर हैं, कुछ स्पेशल पावर हैं। जैसे कि पहली पावर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको पता है, तो एक है शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल 7, कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं, तो उसमें से 7वीं जो शेड्यूल है, 12 शेड्यूल में से जो 7 शेड्यूल हैं, उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, 3 लिस्ट दी हुई हैं। एक यूनियन लिस्ट है, ठीक है, एक यूनियन लिस्ट है, यानी इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उनके ऊपर कानून सिर्फ और सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट बना सकती है, सिंपल है। एक होती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं स्टेट लिस्ट में, उसमें कानून बना सकती है स्टेट असेंबलीज। और एक आती है कंकरेंट लिस्ट, कौन सी लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें आपकी एजुकेशन, फॉरेस्ट वगैरह ये चीजें आ गई। तो कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें दोनों आपस में सहयोग करके इसके ऊपर एक्ट बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। पर अगर दोनों में से किसी के बीच में मतभेद है तो यूनियन की पहले सुनी जाएगी, क्योंकि हमारा देश सेंटर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है। फीचर्स और सोर्सेज में मैंने अच्छे से समझाया है, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब बात आती है, इसमें से हमने क्या निकालना है? राज्यसभा यानी राज्यों की सभा, स्टेट से रिलेटेड पावर राज्यों के पास राज्यसभा पे ज्यादा होती है। तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का जिसपे कि राज्यसभा चाहती है कि उस पे कानून पार्लियामेंट बनाए, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है कि राज्यसभा ऑथराइज कर सकती है पार्लियामेंट को कि आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ले लीजिए स्टेट लिस्ट का जिसपे वो चाहती है कानून बने। समझ रहे हो? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा सुनने में, पर फिर से सुनो। राज्यसभा डिसाइड कर सकती है स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट जिसपे वो चाहती है कि पार्लियामेंट कानून बनाए, तो ये ऑथराइजेशन राज्यसभा दे सकती है। और इसके लिए भी वोटिंग होती है स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से। तो ये वाला प्रोसेस आता है आर्टिकल नंबर 249 में। किसमें आता है? आर्टिकल 249। तो एक स्पेशल पावर राज्यसभा की हो गया आर्टिकल 249। दूसरी स्पेशल पावर आती है इसकी आर्टिकल 312 में, और तीसरी आती है 67 में। तो ये 3 आर्टिकल याद रखना। अब आप पूछेंगे सर ये समझ में आ गया, 312 क्या है? 312 कहती है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज कुल मिला के इंडिया में 3 हैं, ठीक है, जिसकी आप तैयारी करेंगे। बिल्कुल कई बच्चे कर रहे होंगे या आगे सोचा होगा। एक है आईएएस, एक है आईपीएस और एक है आईएफएस।
और ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, और इन दोनों की डेफिनेशन मुझे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इसके अलावा नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो उसका ऑथराइजेशन भी राज्यसभा के पास होगा। ठीक है, तो कितनी बड़ी पावर है। राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज दैट आर शेयर्ड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, आर्टिकल नंबर 312। आ गया समझ में। कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज हटानी है या लगानी है तो उसका ऑथराइजेशन पार्लियामेंट के पास राज्यसभा देगी। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट तो पूरे देश का होता है, पर वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम क्या होता है? ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एज पर आर्टिकल 64। मैंने आपको बताया वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। तो वाइस प्रेसिडेंट अगर राज्यसभा से एसोसिएटेड है तो उसको हटाने की पावर भी किसके पास होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है आपकी, लॉजिकल अगर सोचो तो राज्यसभा के पास ही होगी। तो वही कह रहा है राज्यसभा के अंदर ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन उठ सकता है। लोकसभा सिर्फ उस पर बाद में सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। तो राज्यसभा से ही वाइस प्रेसिडेंट का पूरा रिमूवल प्रोसीजर आपको PYQs में भी मिल जाएगा, वहां भी मैंने डिस्कस किया था, और वाइस प्रेसिडेंट का अलग से सेशन भी लिया है, तो वो आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार सर आप तो यूं बोल रहे हो मेरे को बहुत सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 से 4 घंटे भी बैठोगे, मेरे सारे लेक्चर पॉलिटी वाले देख डालोगे और एक दिन लगा लोगे तो अभी तक जितने लेक्चर हुए सब देख दोगे। ठीक है, और बहुत अच्छी कमांड पा जाओगे अपने सब्जेक्ट पे। अब कुछ और चीजें रह गई, छोटा सा और थोड़ी सी बातें रह गई हैं, थोड़ा सा लेक्चर बचा है, थोड़ा सा और देख लीजिए जब यहां तक आ गए हैं तो हमने ये पढ़ लिया राज्यसभा की 3 केसेस में पावर ज्यादा। आर्टिकल 249 जिसमें वो क्या कर रहा था, स्टेट लिस्ट से सब्जेक्ट उठा के पार्लियामेंट को दे रहा था। 312 नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी है। आर्टिकल 67 वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन रेज हो सकता है राज्यसभा में। अब बात करते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपके दिमाग में कई बार नहीं बैठते कि यार इसका क्या मतलब होता है। समन क्या होता है, प्रोर्यूग क्या होता है, एडजर्नमेंट सुनते हो आप, एडजर्नमेंट का क्या मतलब है, एडजर्नमेंट सिंह डाई का क्या मतलब है, तो अभी देख लेंगे क्या क्या मतलब है इनके। तो एक होता है आर्टिकल नंबर 85। बीच बीच में क्लास में मैं जो आर्टिकल्स रिवाइज करवा रहा हूं ना आपको, ये पेपर में आ जाएंगे, तो अभी मैं एक साथ लिख के लाया हूं आपके लिए, बता दूंगा। आर्टिकल 85 के अंदर प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं। क्या क्या पावर्स होती हैं? कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन, प्रोर्यूग एंड डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो पावर होती है। अब मैंने आपको आखिरी क्लास में बताया था डिसॉल्व सिर्फ और सिर्फ लोकसभा होती है। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो चलता रहता है। लोकसभा का एक फिक्स टेन्योर है 5 साल का। 5 साल बाद फिर से फ्रेश इलेक्शंस होंगे, तो 5 साल बाद जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसे डिसॉल्व कर देगा प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है अगर सरकार खत्म हो जाए, सरकार अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दे लोकसभा में। समझ गए? और समन और प्रोर्यूग का क्या मतलब होता है देख लेते हैं, बस ये आर्टिकल याद रखना। समनिंग, समन का क्या मतलब होता है? कुल मिला के पार्लियामेंट कैसे काम करती है? पार्लियामेंट के पूरे साल में 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सत्र, एक होता है विंटर सेशन। ठीक है जी। तो बजट सेशन जिसमें बजट पे डिस्कशन होता है, बजट पास होता है, फाइनेंस मिनिस्टर लाता है, समझ गए ना, वही वाला सेशन। तो ये सबसे लंबा सेशन होता है, ये जनवरी के एंड में शुरू हो जाता है और इसका कंक्लूजन एंड ऑफ अप्रैल तक हो जाता है। तो वैसे ही जो मॉनसून सेशन होता है ये भी जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। विंटर सेशन जो है नवंबर में शुरू होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के पार्लियामेंट की जो मीटिंग बैठती है ना बार बार, तो ये पूरे सेशन के लिए बैठती है। और सेशन का मतलब ये नहीं है कि एक दिन की मीटिंग, सेशन चलता है 1 से 2 से 3 महीने तक। ठीक है। और अगर पेपर में पूछ ले पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में मैक्स टू मैक्स कितना गैप हो सकता है, तो आपका जवाब होगा 6 महीना। 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, उसके बाद फिर आवा। ठीक है। तो 6 महीने का गैप मैक्सिमम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, दूसरा सेशन उसमें हो जाएगा। अब मेन मुद्दे की बात आती है, जब भी किसी सेशन को बुलाना है तो उस बुलाने की प्रक्रिया को सेशन को समन करना कहते हैं। और यह समनिंग की पावर होती है आपके प्रेसिडेंट के हाथ में, यानी राष्ट्रपति के हाथ में। तो प्रेसिडेंट समन करता है दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के टाइम टू टाइम, जबकि मैक्सिमम गैप दोनों सेशन के बीच में हो सकता है 6 महीना। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, वर्किंग नहीं चल रही पार्लियामेंट की, उस टाइम पे भी सरकार चाहती है कोई कानून पास हो जाए,
तो उसे पास कराया जाता है आर्टिकल 123 का यूज करके, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ये ऑर्डिनेंस इशू कर देगा प्रेसिडेंट और ये कानून की तरह चलेगा। पर कितने टाइम तक? मैक्स टू मैक्स ये भी 6 महीना, क्योंकि इसके अंदर फिर से पार्लियामेंट बैठेगी और उस ऑर्डिनेंस पे विचार विमर्श करके अगर वो पास हो जाता है तो बन जाएगा कानून, पर अगर पास नहीं होता तो खत्म हो जाएगा। और ऑर्डिनेंस जो है रीअसेंबली जब होती है पार्लियामेंट की 6 हफ्ते तक वैलिड रहता है, समझ गए? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इन सेशंस को बुलाने की प्रक्रिया को बोलते हैं समन। ठीक है जी, चलिए एडजर्नमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रोर्यूग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सेशन का पूरा मीटिंग चलिए, उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठ रहा है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। रोज की मीटिंग चल रही है, काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सेशन का अब जो काम था, बजट पास कराना, ये विंटर सेशन में कुछ काम था, वो सारा वाइंड अप हो चुका है। अब सेशन खत्म करना है, तो उस सेशन को खत्म करने की घोषणा को ही प्रोरोगेशन कहते हैं। तो पूरे सेशन की वर्किंग को एंड करता है प्रोरोगेशन, और ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट ही प्रोर्यूग करता है। तो आप बार बार देख रहे हो प्रेसिडेंट का कितना रोल है पार्लियामेंट में, इसीलिए कहते हैं प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। समझ गए? तो प्रोरोगेशन ये हो गया। अब देख लेते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है सेशन से रिलेशन नहीं है, सेशन को बुलाना और खत्म करने को समन प्रोरोगेशन कहते हैं। पर हर दिन सेशन की एक मीटिंग होती है। अब हर रोज मीटिंग को एंड करने के लिए थोड़ी ना प्रेसिडेंट को बुलाएंगे। मीटिंग जो है, क्या होता है कि रोज की मीटिंग चल रही है, अब किसी मीटिंग के अंदर 10% लोग भी नहीं आए हैं, 10% बोले तो 1/10 लोग भी नहीं आए हाउस की, तो मैंने आपको बताया था क्लास में अगर बच्चे मास बंक पे चले गए सारे के सारे, तो टीचर का मन करेगा पढ़ाने का, वो कहेगा 50 की स्ट्रेंथ है, 5 बच्चे भी नहीं बैठे क्लास में, तो मैं क्या करूंगा पढ़ा के, जाओ छुट्टी तुम्हारी। तो इस छुट्टी करने को एडजर्नमेंट कहते हैं, कि उस दिन का सेशन समाप्त होता है, या किसी और वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर सेशन को एडजर्न कर दिया जाए, यानी उस वक्त के लिए उस काम को स्थगित करके रोक दिया जाए और एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तो ये काम कौन करेगा? लोकसभा में तो ये करेगा उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर, और राज्यसभा में इसको करेगा चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा में इसको करेगा चेयरमैन और कहेगा छुट्टी, चलो अब मिलेंगे इस टाइम के बाद, यानी सैटरडे को खत्म, चलो मंडे को मिलते हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए जब किसी सेशन को एंड किया जाता है, ये कुछ घंटे हो सकता है, कुछ दिन हो सकता है और कुछ वीक्स भी हो सकता है। और ये पावर किसके पास होती है? राज्यसभा के केस में चेयरमैन के पास, लोकसभा के केस में स्पीकर के पास। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर स्पेसिफाइड टाइम बताया। पर अगर उसने हाउस को एडजर्न कर दिया बिना कोई डेफिनेट टाइम बताए कि पता नहीं कब तक, अभी ये है, अभी हमने फिक्स नहीं किया कि कब दोबारा मिलेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजर्नमेंट सिन डाई। क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट सिन डाई। ये छोटा सा फर्क है, इसमें स्पेसिफाइड टाइम के लिए एंड हो रहा है और इसमें कुछ नहीं पता कब मिलेंगे दोबारा। तो ये दोनों चीजें प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, जबकि हाउस को बुलाना सेशन के अंदर प्रोर्यू और समन और प्रोर्यू ये प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है जी, लिखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन। अनलाइक एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन जो है, अब क्या फर्क है? एडजर्नमेंट सिर्फ एक मीटिंग को एंड करता है, पर जो उस दिन की मीटिंग है, और बता देता अगली बार कब मिलेंगे। पर पूरे के पूरे सेशन को एंड करना को बोलते हैं प्रोरोगेशन। ठीक है, और ये टर्मिनेट कर देता है सिटिंग सेशन की, और ये प्रेसिडेंट करता है इंडिया का। इसलिए प्रोरोगेशन जो है, अब प्रोरोगेशन भी डिसोल्यूशन से डिफरेंट है, समझ रहे हो? उसमें कंफ्यूजन होता ही होता है, इसलिए मैंने बताया समन का मतलब सेशन को बुलाना, प्रोरोगेशन का मतलब सेशन का काम खत्म, एंड कर दिया। एक दिन का काम के बाद में अगर बोल रहा है हाउस को एडजर्न किया जाता है कुछ टाइम के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तो एडजर्नमेंट। किस टाइम मिलेंगे दोबारा नहीं बताया जा रहा, तो एडजर्नमेंट सिन डाई। ये दोनों स्पीकर चेयरमैन करेगा। पर अगर हाउस की ही समाप्ति हो जाए, और सिर्फ लोकसभा की हो सकती है कि लोकसभा ही वाइंड अप कर दी, डिसॉल्व कर दी, अब नए इलेक्शंस होंगे, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, और ये भी आपका प्रेसिडेंट ही करेगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यही सारे कुछ टर्म्स थे, कुछ मीनिंग थे। एक और चीज याद रखना, कोरम जो मैंने आपको बताया, हाउस की 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाउस की वर्किंग को चलाने के लिए, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ऐसा नहीं होगा तो हाउस की मीटिंग को टर्मिनेट या एडजर्न कर दिया जाएगा। कोरम को कहा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोरम को फिक्स कर रखा है 1/10 स्ट्रेंथ के लिए। फॉर एग्जांपल कि आपकी लोकसभा में 550 मेंबर हैं, तो कम से कम 55 लोग तो हों, 55 से अगर कम होंगे तो कोरम नहीं है।
ज्वाइंट सेशन मैंने आपको बता दिया, बिल पे अगर डेडलॉक लग जाए तो आर्टिकल 108 के अंदर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बिठा देगा। वही लिखा है, आर्टिकल 108 का यूज करके ज्वाइंट सिटिंग बिठा के लोकसभा राज्यसभा की और डेडलॉक को खत्म किया जाएगा। फिर से वोटिंग होगी, या तो बिल पास होगा या डिफीट होगा, और उस मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड करेगा स्पीकर। तो ये कुछ बातें थी पार्लियामेंट से रिलेटेड। पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंट चीजें हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, हमने सब कुछ जान लिया अब तक। लोकसभा की कॉम्पोजिशन, अभी जिन्होंने पहली बार देख रहे हो लेक्चर, उसको देख लेना, पूरा पार्लियामेंट खत्म। लोकसभा समझ आ गया, राज्यसभा आ गया, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पैसेज ऑफ द बिल, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल, समन, प्रोर्यूग, एडजर्नमेंट, ये सारी चीजें आपको मैंने करवा दी है। अब बात आती है कि इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कुछ पेपर में आते हैं, तो वो आर्टिकल्स जो जो याद करने वाले इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपके लिए लेके आया हूं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल बाय हार्ट याद रखना, जहां पे लिखा है कि पार्लियामेंट होना चाहिए, तो आर्टिकल 79। उसके जस्ट बाद वाला आर्टिकल बताता है अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के बारे में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 81 बताता है कॉम्पोजिशन लोकसभा की, ठीक है। आर्टिकल 79, 80, 81। फिर आर्टिकल 85, अभी मैंने बताया इसमें सेशन आते हैं पार्लियामेंट के, प्रोरोगेशन, समन और डिसोल्यूशन जो प्रेसिडेंट करता है। आर्टिकल 89 बताता है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के। आर्टिकल 93 बताता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के। आर्टिकल 100 बताता है किस तरह की वोटिंग होगी, क्या पावर्स होंगी, पर इसमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है कास्टिंग वोट का। आखिरी क्लास में मैंने आपको बताया था जब हाउस में वोटिंग हो रही है और वोट्स जो है टाई हो गए हैं, तो टाई ब्रेकर का वोट डालेगा स्पीकर लोकसभा में और राज्यसभा में चेयरमैन, तो उसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। आर्टिकल 100। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग बता चुका हूं। 110 वेरी इंपॉर्टेंट मनी बिल। आर्टिकल 111 वीटो पावर, असेंट टू द बिल्स, प्रेसिडेंट के पास में क्या क्या चॉइसेस होती हैं। आर्टिकल 112 बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 117 आपका फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 122 इसके अंदर क्या है कि कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकता प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी दोनों के फंक्शंस अलग है। पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग्स में जो है दखल अंदाजी नहीं करेगा। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। चलिए फटाफट रिवाइज करो। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 85 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट जिसमें डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, समन, 89 चेयरमैन वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, 100 वोटिंग इन द हाउस, 108 ज्वाइंट सिटिंग, 110 मनी बिल, 111 वीटो पावर, 112 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 117 फाइनेंशियल बिल, 122 जिसके अंदर है कि एक दूसरे के कोर्ट जो है वो डिसरप्ट नहीं करेंगे मीटिंग पार्लियामेंट की, और 123 जो है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो इस तरीके से आपके दिमाग में आर्टिकल्स वेल फ्रेम्ड होने चाहिए। 2 मिनट और रुक जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या है लोकसभा की? मैंने आपको बताया था लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट्स है वो हर स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइडेड है, तो जिस स्टेट की ज्यादा पॉपुलेशन उसकी ज्यादा सीट। आप कहोगे आ गया समझ, पर पेपर में डायरेक्टली नंबर ऑफ सीट पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ सीट्स जिसकी इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर देता हूं, हो सके तो सारी याद कर लेना मेरे भाई। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वाली देखते हैं, उत्तर प्रदेश की तो याद रखना ही रखना, लोकसभा की सीट की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 मेंबर आते हैं, ठीक है। एक आप याद रखोगे महाराष्ट्र की, कहां गया भाई महाराष्ट्र की, कई बार पेपर में आया, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र 48। एक आप याद रख लेना भाई वेस्ट बंगाल की 42, एक तमिलनाडु की 39, काफी बार पेपर में आया, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट, पर फिर भी सेफ रहोगे, 80% चांस है यहीं से पूछेगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। एमपी की भी याद रख लेना, 29 सीट्स हैं, ये सबसे ज्यादा वाली मैंने आपको बता दी। और यूनियन टेरिटरी से दिल्ली की याद रखना, कुल मिला के 7 लोकसभा सीट्स हैं। और अभी लद्दाख की एक है, जम्मू कश्मीर, ये तो आपसे पूछ ही सकता है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। पुडुचेरी की एक है। आगे बढ़ाते हैं कहानी, राज्यसभा की देख लो। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा वाली याद कर लेना, यानी उत्तर प्रदेश की 31 सीट है, एक वेस्ट बंगाल की याद रखना 16, एक आप तमिलनाडु की याद रखोगे 18, एक आप याद रखोगे, कहां गया भाई तुम्हारा
ये रहा महाराष्ट्र, 19 इसकी याद कर लेना, ठीक है। और राज्यसभा की सीट्स, बस यही आपको याद रखना है। यही आपका आज का लेक्चर था। 1 मिनट और रुक जाओ, बस 1 मिनट, बहुत काम की चीज बताने वाला हूं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि हो क्या रहा है, आज की क्लासेस क्यों चल रही हैं। ये देखिए, रोजाना शाम को 6 बजे, रोजाना शाम को 6 बजे ये हमारा अभिनंदन बैच आता है, जिसके अंदर मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव। मैं आपको जनरल अवेयरनेस करा रहा हूं। क्लास मेरी शुरू होती है 6 बजे। 6 के बाद 7 बजे क्लास होती है आपकी साइंस की, और इसका मोटिव क्या है, एसएससी सीजीएल 2023। पर इसका मतलब ये नहीं है कि और पेपर्स के लिए फायदेमंद नहीं है। सीएचएसएल उठा लो, एमटीएस उठा लो, और कोई भी पेपर उठा लो, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, रेलवे, सबके अंदर सेम कोर्स है। तो साइंस की क्लास आ गई आपकी 7 बजे, 8 बजे आपकी कपिल सर की यानी इंग्लिश की क्लास, और 9 बजे रीजनिंग की। इतने दिनों में कोर्स करा दिया जाएगा। और बाकी कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। ये हमारी पूरी फैकल्टी है, जनरल अवेयरनेस, साइंस, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है जी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना है और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, कल हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।